नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने चेनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा सचिव ने नई दिल्ली में मुलाकात की। भारत और जापान ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करेगा। इजरायल के मंत्रिमंडल ने गाजा में हमास के खिलाफ अभियान के विस्तार को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए पश्चिमोत्तर भारत में आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पहलगाम आतंकी हमले के परिदृश्य में एक अन्य कड़ा कदम उठाते हुए भारत ने चेनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोक दिया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने बताया है कि सिंधु नदियों से पानी के प्रवाह को रोकने संबंधी निर्णय के बाद बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी के प्रवाह को भारत ने रोक दिया है। भारत अब झेलम नदी के किशनगंगा बांध पर भी इसी प्रकार का कदम उठाने की योजना बना रहा है। उत्तर कश्मीर के किशनगंगा बांध और जम्मू संभाग के रामबन जिले में जल विद्युत बांध बगलिहार भारत को जल प्रवाह के समय को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करते हैं। पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों और नागरिकों के मारे जाने के बाद भारत ने दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को रद्द करने का निर्णय लिया है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने श्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच भी अलग अलग बैठकें हुई। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर हुई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ बैठक कर रहे हैं। अपने प्रारंभिक भाषण में श्री सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ भारत के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए जापान के प्रति आभार प्रकट किया। उन्होंने भारत जापान रक्षा संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए जनरल नाकातानी के योगदान की सराहना की। I would like to thank the government of Japan for their strong expression of solidarity with India in wake of the Pahalgam terrorist attack. Excellency, I take this opportunity to compliment you for your immense contribution in deepening of the Indo-Japan defense relations. दोनों देशों ने वर्तमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। बैठक के पहले जनरल नाकातानी को तीनों सेनाओं का गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि वे सरकार के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेता देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं, जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। श्री त्रिवेदी ने इस बात पर बल दिया कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों को सजा अवश्य दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में कल रात नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेना की ओर से हुई गोलीबारी का भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर क्षेत्र में बिना किसी भड़कावे के सीमापार से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। भारतीय सैनिकों ने इसका तत्काल समुचित उत्तर दिया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज तेलंगाना के सिरपुर कागज नगर में 3,900 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने राज्य में सड़क बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की केंद्र की वचनबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि आने वाले 3-4 वर्षों में तेलंगाना में 2 लाख करोड़ रुपए की लागत की राजमार्ग परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इन परियोजनाओं से कोठागुडेम और मुलुगु जैसे दूरदराज के जिलों से हैदराबाद तक तीव्र संपर्क स्थापित हो सकेगा। राज्य का ट्राइबल जिला मुलुगु हो या कोठागुडम, चाहे जिला आदिलाबाद हो या गढ़वाल, राज्य के किसी कोने से हैदराबाद आना और जाना अब बहुत जल्दी आसान हो जाएगा। हमारी सरकार ने पूरी तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों को काफी बढ़िया प्लानिंग करके जाल बिछाने की कोशिश की है। श्री गडकरी ने कहा कि न्यू ग्रीन एक्सप्रेस राजमार्ग के इंदौर हैदराबाद गलियारे के काम को अगले वर्ष मार्च महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए केंद्र द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के कारण राज्य के 33 में से 32 जिले राजमार्गों के जरिए राज्य की राजधानी से अब जुड़े हुए हैं। श्री गडकरी आज शाम को हैदराबाद में 1,600 करोड़ रुपए की लागत की अतिरिक्त परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया है। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने न्यायालय द्वारा कुछ चिंताएं व्यक्त किए जाने के बाद संशोधन अधिनियम के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगाने का निर्णय लिया। पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत का मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन MICE उद्योग एक प्रमुख आर्थिक चालक बनने के लिए तैयार है और ये उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियां सृजित करेगा। राजस्थान के जयपुर में मेड इन इंडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि भारत का MICE उद्योग तेजी से एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है, जो मजबूत आर्थिक विकास, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और मजबूत सरकारी समर्थन से प्रेरित है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में 5 दिवसीय महिला महाजन सुनवाई शिविर की शुरुआत की है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया के रहाटकर ने इस शिविर का उद्घाटन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि सभी पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय मिलेगा। बहुत ही अच्छी शुरुआत है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जितने भी केसेस पेंडिंग थे उन सबको त्वरित कार्रवाई देते हुए 5 दिन का शिविर यहाँ लगाया है। 1500 के लगभग केसेस हैं और पूरा महिला आयोग की पूरी टीम, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला आयोग की हैं, वो स्वयं यहाँ उपस्थित होकर, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ रहेगा और लगातार सुनवाई देते हुए मैक्सिमम केसों को रिजॉल्व करने का काम यहाँ से किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रहाटकर ने कहा कि इस शिविर का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@YR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध अपने सैन्य हमलों में महत्वपूर्ण वृद्धि करने संबंधी योजना को एक मत से स्वीकृति दी है। स्वीकृत रणनीति में कथित तौर पर गाजा पर विजय प्राप्त करना और क्षेत्रों पर कब्जा करना शामिल है। एक रिपोर्ट। विस्तारित अभियान में इजरायली सेना गाजा पर नियंत्रण स्थापित करेगी और नागरिक आबादी को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करेगी। इस अभियान में हमास पर हमले करना तथा आतंकवादी गुट को मानवीय सहायता वितरण पर नियंत्रण करने से रोकना शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगले सप्ताह आगामी क्षेत्रीय यात्रा के बाद इस योजना का कार्यान्वयन शुरू होने की उम्मीद है। हिब्रू मीडिया की खबरों के अनुसार अब तक हमास के संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई पर वार्ता जारी रहेगी। रक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा की मानवीय सहायता वितरण प्रणाली में सुधार के लिए एक अलग प्रस्ताव की भी स्वीकृति दी है, ताकि हमास की आपूर्ति को अन्यत्र मोड़ने की क्षमता को कम किया जा सके। मंत्रिमंडल का ये निर्णय यमन में ईरान के समर्थित हौजी विद्रोहियों द्वारा दागी गई मिसाइल के इजराइल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार बेन गुरियन हवाई अड्डे के निकट गिरने के कुछ घंटों बाद आया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ मैं लवली निगम।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बाहर निर्मित सभी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बताया है कि उन्होंने वाणिज्य विभाग और देश के व्यापार प्रतिनिधि को विदेशों में निर्मित सभी फिल्मों पर 100% शुल्क लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है। बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के दूसरे दिन आज खिलाड़ी कबड्डी और सेपक टकराव में भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बालिकाओं के मुकाबले में कबड्डी स्पर्धा में उत्तर प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु को पराजित किया। राजगीर खेल परिसर में आज कई रोचक मुकाबले खेले गए। आज और कल के शुरुआती मुकाबलों में कुछ खेलों में हार के बाद बिहार को कबड्डी में पहली जीत का स्वाद चखने को मिला, जब बिहार की बालक टीम ने गोवा को हराकर कबड्डी में पहली जीत दिलाई। लड़कों की श्रेणी में पटना में खेले गए वॉलीबॉल के मुकाबले में राजस्थान ने मणिपुर को पराजित किया। आज फुटबॉल के साथ साथ मार्शल आर्ट की श्रेणी में गतका के मुकाबले भी शुरू हो रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में निशानेबाजी प्रतियोगिता का एक मुकाबला राजस्थान ने जीत लिया है। और जानकारी के लिए बात करते हैं वहां मौजूद संवाददाता अभिषेक कपिल से। अभिषेक, क्या ताजा जानकारी है आपके पास? जी कनक, 10 मीटर एयर राइफल मिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान के मयंक चौधरी और प्राची की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। रोमांचक मुकाबले में राजस्थान ने पहले बढ़त बनाई, जबकि उत्तर प्रदेश की टीम में देव प्रताप और उर्वा चौधरी की टीम ने वापसी की और एक समय पर स्कोर बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके प्रयासों के बावजूद राजस्थान की टीम ने अपना खेल बरकरार रखा और स्वर्ण पदक जीता। वहीं उत्तर प्रदेश की टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एक अन्य मुकाबले में जो कांस्य पदक के लिए खेला गया था, उसमें दिल्ली की टीम के नियामिका राणा और हार्दिक बंसल ने हरियाणा के कनक और पार्टी शिवकंद को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। जानकारी के लिए धन्यवाद अभिषेक। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। सनराइजर्स अंक तालिका में 9वें स्थान पर है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स 5वें स्थान पर है। घरेलू शेयर बाजार के सेंसेक्स और निफ्टी आज 0.37% की बढ़त के साथ खुले। सेंसेक्स 299 अंकों की बढ़त के साथ 80,801 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 115 अंक बढ़कर 24,461 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन के लिए उत्तर पश्चिम भारत में गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने कहा कि दिल्ली में बुधवार तक हल्की बारिश हो सकती है और तापमान सामान्य से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने की उम्मीद है। भारत का जो ज्यादातर हिस्सा, चाहे उत्तर भारत हो, पश्चिम भारत हो या पूर्व भारत हो, सारे जगह में थंडरस्टॉर्म गस्टी विंड चल रहा था लास्ट 24 आवर्स में। और अगर उत्तर भारत का बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को कवर करते हुए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, इसी में हम लोग का जो है गस्टी विंड का वार्निंग है। और सबसे ज्यादा जो ऑरेंज कलर का वार्निंग है वो राजस्थान, गुजरात और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, जिसमें विंड भी ज्यादा होगा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 3 दिन के दौरान बारिश, ओलावृष्टि और आंधी की चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने लोगों से गैर जरूरी यात्रा से बचने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे अत्यधिक गर्मी के दौरान सुरक्षित रहने विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जैनामणि और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम प्रकाश इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-2342-1050 और 011-233-14444। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत ने चेनाब नदी के बगलिहार बांध से पाकिस्तान को पानी का प्रवाह रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रक्षा सचिव ने नई दिल्ली में मुलाकात की। भारत और जापान ने क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना में 3,900 करोड़ रुपए की लागत की कई सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता से संबंधित मामले को इस महीने की 15 तारीख के लिए सूचीबद्ध किया है। इजरायल के मंत्रिमंडल ने गाजा में हमास के खिलाफ अभियान के विस्तार को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए उत्तर पश्चिम भारत में आंधी और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज
शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।